नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय कामतानाथ क्लासेस के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम कूलाम के नियम को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा करके वो वीडियो जरूर देख लें। ठीक, इस वीडियो में देखिए हम समझेंगे बच्चों कूलाम बल का सदिश निरूपण। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? कूलाम बल जो आपका होता है, हम बच्चों उसका सदिश निरूपण पढ़ेंगे, है ना। और कूलाम बल का सूत्र या कूलाम बल का मान आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो। F बराबर क्या होता है? K Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर, जहाँ Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश थे और R उनके बीच की क्या थी बच्चों? दूरी थी। और K क्या होता है आपका? माध्यम का परावैद्युतांक होता है। क्या होता है? कि माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं इस वीडियो में कूलाम बल का सदिश निरूपण। देखिए भाई, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे, राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां कौन सी राशियां? जिनको लिखने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, सदिश राशियां होती हैं, है ना। और जिनमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, वो अदिश राशियां होती हैं, है ना। तो जो आपका बल है, बल वह एक सदिश राशि होती है। कैसे सदिश राशि होती है भाई? क्योंकि बल का तो देखो कुछ ना कुछ परिमाण तो होता ही है, साथ में उसकी दिशा भी होती है। जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, मैं इसको उठा के ऐसे ले जाऊंगा, यहाँ पर ले आया मैं इसको, है ना। तो इसकी दिशा, इस दिशा में मैं इसको क्या किया? ले गया बच्चों आगे। इस दिशा में मैं इसको ले गया आगे, है ना। इस वजह से जो बल होता है आपका, वह कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। और कूलाम बल का हम इस वीडियो में सदिश निरूपण पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले इसके लिए मैं दो अक्ष मान लूंगा। ये हमने बच्चों दो अक्ष मान लिए हैं। पहला है बच्चों तुम्हारा एक्स अक्ष और दूसरा है ये वाई अक्ष। नॉर्मल गणित का ज्ञान तो बच्चों आपको होना ही चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए बच्चों, क्योंकि फिजिक्स और गणित एक दूसरे की मौसिक लड़की होती है। फिजिक्स और गणित एक दूसरे की मौसी की लड़की होती है बच्चों, है ना। और जिस प्रकार मौसिक लड़कियों में बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है, उसी प्रकार गणित में और फिजिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा समानता पाई जाती है ना। तो देखिए हमने दो अक्ष बना लिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक, इसमें हम दो आवेश ले लेते हैं। मान लेते हैं पहला आवेश हमारा यहाँ पर है। क्या नाम है इस आवेश का? Q1। क्या नाम है इसका? Q1। नीचे साइड लिखते हैं इसको ऐसे, Q1। यहाँ भी थोड़ा मिस हो गया है ना, ऐसे लिखो इसको Q1। ठीक, और यहाँ एक दूसरा आवेश है बच्चों आपका Q2। ये दो आवेश आपने ले लिए, पहला ले लिया Q1, दूसरा ले लिया Q2, ले लिया दूसरा, क्या ले लिया? Q2, है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये दोनों आवेश जो है वो सेम प्रकृति के हैं बच्चों। दोनों आवेश किस प्रकृति के हैं? सेम प्रकृति के हैं। हाँ तो बच्चों, ये हमने दो आवेश ले लिए Q1 और Q2, और ये दोनों सेम प्रकृति के हैं। मतलब अगर ये प्लस है तो ये भी क्या है? प्लस है। क्लियर? चलो भाई, अब इसमें हम एक चीज समझते हैं बच्चों, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, देखो जैसा नाम से ही क्लियर है, स्थिति सदिश मतलब किसी भी सदिश की स्थिति बताने वाला सदिश जो होता है बच्चों, उसको कहा जाता है स्थिति सदिश। क्लियर? किसी भी सदिश की स्थिति को बताने वाला जो सदिश होता है उसको हम कहते हैं स्थिति सदिश। क्लियर? अब स्थिति सदिश बनाते कैसे हैं ये समझो पहले। देखो इस पॉइंट को बच्चों हमने मान लिया है, ये है हमारा मूल बिंदु O। मूल बिंदु का अर्थ होता है ओरिजिन पॉइंट, है ना, जहां से वह निकलती है। देखो जैसे ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन यहाँ से प्रारंभ हो रही है, ये वाली लाइन भी यहाँ से प्रारंभ हो रही है, इसको कहा जाता है मूल बिंदु, है ना। तो अभी
इन दोनों आवेशों का आप जो स्थिति सदिश निकाल रहे हो वो निकालोगे मूल बिंदु के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में? मूल बिंदु के सापेक्ष में, है ना। तो स्थिति सदिश बनाते कैसे हैं बेटा, ये सीख लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखो, जिस भी आवेश का स्थिति सदिश आपको निकालना है उसकी तरफ एक लाइन खींच दो। ये लो भाई, मूल बिंदु से उसकी तरफ हमने एक लाइन खींच दी। तीर का निशान बच्चों उस तरफ खुलेगा जिसका स्थिति सदिश आपको निकालना है। तीर का निशान कहाँ खुलेगा? उस तरफ खुलेगा जिसका स्थिति सदिश हमको निकालना है। यहाँ हमको Q1 का स्थिति सदिश निकालना था, तीर का निशान कहाँ खुलेगा? Q1 की तरफ, ठीक है ना। और इस स्थिति सदिश को नाम दे दो भाई R1 वेक्टर। क्या दे दो? R1 वेक्टर। तो ये R1 वेक्टर है क्या? R1 वेक्टर है Q1 की स्थिति या Q1 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष है बच्चों? O के सापेक्ष। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? Q1 की स्थिति O के सापेक्ष, O के सापेक्ष। अगेन O क्या है आपका? O है बच्चों मूल बिंदु। क्लियर? चलिए, Q2 का स्थिति सदिश बनाना है, सेम उसी तरीके से एक ऐसे लाइन खींच दो, है ना। और जिसका स्थिति सदिश बना रहे हो तीर का निशान उस तरफ खुलता है, तो यहाँ Q2 का बना रहे हो ना, तो तीर का निशान कहाँ खुलेगा बच्चों? Q2 की तरफ खुलेगा, Q2 की तरफ खुलेगा। क्लियर? और इस स्थिति सदिश को नाम दे दो R2 वेक्टर, R2 वेक्टर। क्लियर? तो अब आपका यहां से समझ लेते हैं R2 वेक्टर है क्या। R2 वेक्टर क्या है बच्चों? Q2 की स्थिति O के सापेक्ष। R2 वेक्टर क्या? Q2 की स्थिति O के सापेक्ष। चलो भाई, Q2 की स्थिति O के सापेक्ष, Q2 की स्थिति बच्चों O के सापेक्ष। यहां तक की बात समझ में आई? चलिए इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, है ना। हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों? दो अक्ष ले लिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। इस अक्ष में दो आवेश दिए, पहला लिया Q1, दूसरा लिया Q2। क्लियर? दोनों आवेश सेम प्रकृति के, है ना। तो सबसे पहले हमने समझा स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है भाई? किसी की भी स्थिति को बताने वाला, किसी की भी स्थिति को डिफाइन करने वाला जो सदिश होता है, जो वेक्टर होता है, उसको बच्चों हम कह देते हैं स्थिति सदिश। अब ये बनाते कैसे स्थिति सदिश? तो जिसका भी स्थिति सदिश बनाना होता है, जिसके सापेक्ष बनाना होता है, वहां से एक लाइन खींच देते हैं। जैसे यहाँ Q1 का बना रहे थे O के सापेक्ष, तो O से Q1 तक एक हमने लाइन खींच दी। बस तीर का निशान कहाँ खुलेगा भाई? तीर का निशान वहां खुलेगा जिसका स्थिति सदिश आपको बनाना है। हमें Q1 का बनाना था, तीर का निशान Q1 की तरफ खुला। हमें Q2 का बनाना था, तीर का निशान Q2 की तरफ खुला। पहला स्थिति सदिश R1 वेक्टर मिल गया। R1 वेक्टर क्या है? Q1 की स्थिति O के सापेक्ष। दूसरा स्थिति सदिश मिला बच्चों R2 वेक्टर। R2 वेक्टर क्या है? Q2 की स्थिति O के सापेक्ष। क्लियर? चलिए अब आगे समझते हैं, है ना। अभी तो आपने देखा कि ये मूल बिंदु के सापेक्ष है ना। अगर मैं Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष निकालना चाहूं, Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष निकालना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Q2 से लेके Q1 की ओर मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी ऐसे। और तीर का निशान कहाँ खुलेगा बच्चों? Q1 की तरफ खुलेगा, Q1 की तरफ खुलेगा, है ना। और इस वेक्टर को या इस स्थिति सदिश को मैं नाम दे दूंगा R12 वेक्टर। R12 वेक्टर। R12 क्यों लिखा है मैंने भाई? इसलिए लिखा है कि R1 यानी 1 मतलब पहला आवेश, यानी Q1 पहला आवेश का मतलब क्या है? Q1 यानी Q1 का स्थिति सदिश दूसरे यानी कि Q2 के सापेक्ष। क्लियर? तो यहां से R12 वेक्टर क्या बच्चों है? Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष, Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। क्लियर? ठीक उसी प्रकार अगर मैं देखो, अभी हमने क्या निकाला है? Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। अब अगर हम निकालें Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष, तो कैसे होगा भाई?
आई होप अब आप लिंक कर पा रहे होंगे, है ना। अब हम यहां से एक लाइन ऐसे खींच देंगे इधर की ओर, ऐसे खींच देंगे, और तीर का निशान बच्चों किधर होगा, इस तरफ होगा। आपकी बात इस तरफ होगा, क्योंकि Q2 का बना रहे हो, Q2 का स्थिति सदिश बना रहे हो, इसलिए तीर का निशान इस तरफ खुलेगा। क्लियर। चलिए आगे समझते हैं। इस स्थिति सदिश या इस वेक्टर को नाम दे देंगे बच्चों हम R21 वेक्टर, मतलब दूसरा, R2 मतलब दूसरे आवेश की स्थिति 1 यानी कि पहले के सापेक्ष। तो R12 वेक्टर, R12 वेक्टर क्या मिल गया तुमको बच्चों, R12 वेक्टर क्या है भाई, Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई है? जल्दी बताओ भाई, कमेंट कर पूछ लेना जो भी क्लियर ना हुआ हो, है ना। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से एक बार इसको देख ले। क्लियर। चलिए तो देखो भाई, अब आगे हम इसको समझते हैं। हमने स्थिति सदिश निकाल ली है ना। अब एक चीज समझो भाई, देखो जैसे लिखा हुआ है R12 कैप, R12 कैप, है ना। तो ऐसे सदिश जिनमें ऊपर ऐसे कैप लगा होता है उनको बच्चों कहा जाता है एकांक सदिश। क्या कहा जाता है, एकांक सदिश कहा जाता है। किनको एकांक सदिश कहा जाता है, जिन सदिश के ऊपर कैप लगा होता है। देखो भाई ये टोपी लगी हुई है, टोपी लगी हुई है ना, जिन भी सदिश के ऊपर ये टोपी लगी हुई मिलेगी उनको कहा जाता है बच्चों एकांक सदिश। और एकांक सदिश के बारे में एक खास बात यह है कि यह एकांक सदिश सदैव दिशा बताने के लिए उपयोग में लिया जाता है। दिशा बताने के लिए एकांक सदिश सदैव उपयोग में लिया जाता है, और इसका कोई काम नहीं है। एकांक सदिश का और कोई काम नहीं है, एकांक सदिश का मात्र एक ही काम है, यह दिशा बताता है किसी भी सदिश की। क्लियर। तो भाई R12 कैप है, नाम से क्लियर है। R12 कैप मतलब R12 का एकांक सदिश, R12 का एकांक सदिश। और एकांक सदिश क्या करता है बच्चों, दिशा बताता है ना। और R12 है तो ये किसकी दिशा बताएगा, R12 वेक्टर की दिशा बताएगा, R12 वेक्टर की ही दिशा बताएगा ना ये। भाई देखो एकांक सदिश किस काम में आता है, दिशा बताने के लिए काम में आता है। तो ये किसका एकांक सदिश है, R12 वेक्टर का एकांक सदिश है ना। अब R12 वेक्टर का एकांक सदिश है तो ये क्या करेगा, R12 वेक्टर की ही दिशा बताएगा, क्योंकि एकांक सदिश मात्र क्या बताता है बच्चों, दिशा बताता है ना। तो R12 वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा, R12 वेक्टर का एकांक सदिश, एकांक सदिश। ठीक उसी प्रकार R21 वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 कैप क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर का एकांक सदिश, एकांक सदिश। क्लियर। चलिए अब हम थोड़ा इसमें लगने वाले बल की दिशा को समझ लेते हैं। बल कैसे लगेगा, देखो हमने पहले ही बताया था शुरुआत में ही, दोनों आवेश क्या है, सेम प्रकृति के हैं, और जब आवेश सजातीय होते हैं तो उनके बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। मतलब Q1 जब Q2 पर बल लगाएगा तो Q2 को भेजेगा इधर की तरफ, यही होगा। Q1 जब Q2 पर बल लगाएगा तो Q2 को भेजेगा इधर की तरफ, ऐसे ऐसे, है ना। तो F12 क्यों भाई, F1 का मतलब है पहले आवेश द्वारा दूसरे पर बल। तो F12 का मतलब क्या है, आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल, आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल F12। और दिशा क्या होगी F12 की, इस तरफ होगी, है ना। क्यों होगी, क्योंकि दोनों आवेश सेम प्रकृति के हैं,
प्रतिकर्षण करेंगे तो ये वाला इसको इधर दूर भेजेगा। उसी प्रकार Q2 जब Q1 पर बल लगाएगा तो Q1 को कहाँ भेजेगा, उधर भेजेगा, तो Q1 की दिशा ऐसे आ जाएगी, ये रहा बच्चों भाई F21 दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया बल। F21 निकाल लिख लो भाई। F21 क्या है भाई, आवेश Q2 पर Q1 के कारण, सॉरी गलती हो गई, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल। क्लियर। तो अगर अब मैं इन दोनों बलों को, है ना, यानी कि F12 को और F21 को लिखूं सदिश के फॉर्म में, सदिश के रूप में, तो देखो भाई, तो सबसे पहले क्या लिखते हो, परिमाण लिखा जाता है। कोई भी सदिश परिमाण और दिशा से मिलकर बनता है। उन दोनों में भी सबसे पहले क्या चीज लिखी जाती है बच्चों, परिमाण लिखी जाती है ना। और बल का परिमाण कूलाम के नियम से आप जानते ही हो, ये है ना। तो परिमाण तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R²। अब यहाँ पर आपको लिखनी क्या है, F12 की दिशा लिखनी है, F12 की दिशा लिखनी है। देखना ध्यान से, F12 की दिशा कहाँ है, ये रही, F12 की दिशा ये रही, है ना। दूसरी ओर R21 जो दिया हुआ है तुमको, R21 उसकी भी दिशा कहाँ है, ये इसी तरफ है भाई। F12 की दिशा ये है, R21 की दिशा भी कहाँ है, इसी तरफ है। जब दो चीजें एक ही दिशा में होती हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों की दिशा समान है, कह सकते हैं। और दोनों की जगह हम कोई एक ले सकते हैं भाई। F21 की दिशा देखो इस तरफ, R21 की दिशा भी देखो तीर का निशान लगा हुआ है इस तरफ, है ना। और अगर R21 की तुमको दिशा देखनी है ना, तो R21 की दिशा बताने के लिए उसका मात्रक सदिश R21 कैप हमने पहले ही पता लगा लिया है। तो R21 की जब भी हमको दिशा देखनी होगी तो हम R21 कैप का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, R21 कैप का भाई, R21 कैप का उपयोग करेंगे, है ना। तो अब इस इक्वेशन में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है बच्चों, ये बता रहा है आपको परिमाण। क्या बताता है, परिमाण। और ये बता रहा है दिशा, ये बता रहा है दिशा। क्लियर। ठीक इसी प्रकार F21 जब लिखोगे तो परिमाण तो वही रहेगा, K Q1 Q2 बटे R²। अब तुमको लिखनी होगी दिशा F21 की दिशा कहाँ, देखो इस तरफ, इस तरफ और किसकी दिशा है, इस तरफ, और है R12 वेक्टर की। R12 वेक्टर भी इधर जा रहा है, देखो, है ना। R12 वेक्टर की दिशा भी कहाँ है, इसी तरफ है। मिट गया है, थोड़ा इसको बना दें। R12 वेक्टर की दिशा भी कहाँ है बच्चों, इसी तरफ है ना। थोड़ा फिगर डिस्टर्ब हो गया, इसको सेट कर दें हम। चलो हो गया। R12 की दिशा भी कहाँ है बच्चों, इसी तरफ है। और R12 की दिशा बताने वाला एक सदिश हमने पहले से ढूंढ लिया है, R12 कैप। तो इसकी जगह हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, R12 कैप। अगेन ये वाला पार्ट इसमें परिमाण, ये वाला पार्ट दिशा। क्लियर। देखो बच्चों, जो ये दो समीकरण दिख रहे हैं तुमको, इन्हीं दोनों समीकरणों को हम कह देते हैं बच्चों कूलाम बल का सदिश निरूपण। इन्हीं को हम बच्चों क्या कह देते हैं, कूलाम बल का सदिश निरूपण। तो ये था आपके कूलाम बल का सदिश निरूपण। इस वीडियो को आप एक बार पीछे से करके और देख लेंगे अगर समझ में ना आया हो, है ना। जब दोबारा इसको देखेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी बच्चों, क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए एक चीज इस पे और रह गई है, हम उसको समझ लेते हैं। देखो भाई, जैसा कि अभी समझ गए आप लोग,
F12 की दिशा, F12 की दिशा ये रही, F12 की दिशा ये रही, है ना। F12 न ले होगी, R12 ले, R12 की दिशा ये है ना, R12 की दिशा सॉरी ये रही R12 की दिशा, तो R12 क्लियर। और R21 की दिशा कहाँ है, इस तरफ है, मतलब दोनों दिशाएं क्या है बच्चों, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हम लिख सकते हैं कि R12 जो है वो बराबर है किसके, R21 के, लेकिन R21 कैसा रहेगा, माइनस का, R21 कैसा रहेगा, माइनस का। और ये माइनस चिन्ह क्या बताता है, इन दोनों की जो दिशाएं हैं वो क्या है, विपरीत है, क्या है, विपरीत है ना। तो चलो बच्चों, अगर इस समीकरण को मैं 1 और इसको 2 मान लूं, इस समीकरण को 1 और इस समीकरण को 2 मान लूं, तो क्या होगा बच्चों, अब देखना, देखो अब समझते हैं इसको, है ना। तो यहां से देखो R12 है ना, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में R12 दिया हुआ है, समीकरण 2 में R12 की जगह तुम क्या रख दो, माइनस का R21। तो यहां से समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है बच्चों, F21 बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और R12 कैप की जगह क्या रखना है, माइनस का R21 कैप, माइनस का R21 कैप। इस माइनस चिन्ह को ले आओ बच्चों आगे, तो यहां से F21 बराबर क्या मिल जाएगा तुमको, मिल जाएगा माइनस का K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और यहां से ये R21 कैप। अब देखो यहाँ ध्यान से, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R21 कैप, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R21 कैप, समीकरण नंबर 1 है ना। और समीकरण नंबर 1 से इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, F12। तो यहां से तुम्हें बच्चों क्या मिल गया, F21 बराबर है माइनस के F21 बराबर है किसके, माइनस के F21 के, है ना। तो यहां से हमको क्या मिला भाई, देखो दोनों बल सेम है, दोनों बल क्या है, बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है बच्चों, विपरीत है। और एक नियम आपके दिमाग में अब आ रहा होगा, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम भी यही कहता है ना, कि क्रिया और प्रतिक्रिया के बल आपस में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। उसी प्रकार ये दोनों बल क्या है, बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत है, माइनस चिन्ह हमको ये बता रहा है ना। अगर एग्जाम में आपने यहाँ तक डेरिवेशन किया तो आप अब आगे लिख सकते हो कि जो कूलाम बल है वो गति के तीसरे नियम का क्या करता है बच्चों, पालन करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।